Good morning, student. Today I am going to explain the section C of 2019 Set B. Set B का 2019 क्वेश्चन पेपर आपको सेक्शन सी लाइफ साइंस, उससे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। पहला क्वेश्चन इसमें 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होते हैं? द सब्सटेंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल because they cannot be decomposed into simpler form by the action of decomposer like bacteria or fungus। जिसे बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोज ना कर सके वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमें ऐसे ढूंढने हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फर्स्ट में लीव्स है, लीव्स बायोडिग्रेडेबल होता है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। जो सेकंड है इसमें वुड और ग्रास है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में आप एल्यूमिनियम कैन, प्लास्टिक और ग्लास बोतल तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 19th क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है। 20th क्वेश्चन है, विच सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर को कम कर रहा है, ओजोन लेयर में छेद कर रहा है। ओजोन लेयर O3 मॉलिक्यूल से बनती है और ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, उनसे हमें ओजोन लेयर बचाती है। तो उसमें कमी आ रही है आजकल, ओजोन लेयर कम होती जा रही है, कहीं कहीं उसमें छेद होने लग रहा है, डिप्लीशन मीन्स कमी आ रहा। कौन सा केमिकल है जिसके कारण ओजोन लेयर कम होती जा रही है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो कौन सा केमिकल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे CFCS ऐसे भी लिखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज रीजनरेशन? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीगेन इट्स लॉस्ट बॉडी। जो बॉडी का पार्ट वो खो देते हैं उसको दोबारा जनरेट करना इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसमें जो प्लेनेरिया है हैज द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया एलिमेंट जो आपने ऐसे करके एक एनिमल था जो सिंपलेस्ट एनिमल है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये 3 टुकड़ों में से विभाजित हो जाता है, ऐसे 2-3 टुकड़े बन जाते हैं इसके जो, और हर एक पार्ट उसका अपने आप कंप्लीट हो जाता है। जो नीचे का ऐसा पार्ट है उसका फिर ऊपर का पार्ट अपने आप बन जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी आगे पूरा कंप्लीट होके इस तरह से 2-3 टुकड़े उसके पूरे कंप्लीट होके 3 एनिमल अलग अलग बन जाएंगे। जैसे छिपकली है, उसकी पूंछ कट जाती है, फिर वो अपने आप पूंछ उसकी उगाती है, ये भी रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है। जब एक एनिमल अपने बॉडी पार्ट को दोबारा जनरेट कर ले उसे बोलते हैं रीजनरेशन। तो इसका एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये एक एनिमल है, हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म का एनिमल है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन, लेकिन ये चैप्टर 7th में से है, 7th चैप्टर ऑलमोस्ट कट गया है तो ये भी नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी इन ह्यूमन बींग। ओवरी के क्या काम है? ओवरी इज द पार्ट ऑफ फीमेल, टेस्टिस इज द पार्ट ऑफ मेल। ओवरी किसका पार्ट है? फीमेल का। इसके फंक्शन ऑफ ओवरी क्या होते हैं? फर्स्ट, इट प्रोड्यूसिज ओवा, ये एग प्रोड्यूस करता है। ओवा मीन्स एग, यहाँ लिख सकते हो इट प्रोड्यूसिज एग। सेकेंड है, ओवरी आल्सो सीक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, वो साइलेंट होता है तो एस्ट्रोजन बोलते हैं, एंड प्रोजेस्ट्रोन। और इस हार्मोन्स का क्या काम है? दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन बींग्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन फीमेल मीन्स जिससे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये मेल है, ये फीमेल है। इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किस हार्मोन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इसे कौन छोड़ता है? ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाउ इज इट यूजफुल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। जब एक नया पौधा बनता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टम। जब हम किसी पौधे की रूट ले लें, स्टम ले लें या पत्ता, और उससे नया पौधा बन जाए विदाउट द सीड, बिना बीजों के, उसके वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट पैदा होना, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लाइक शुगर केन, जो गन्ना है,
रोज है उसकी कलम लगाई जाती है, उसको काट के लगाया जाता है वहाँ से जहाँ उसमें गांठ हो। इज प्रोपेगेटेड बाय देयर बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी जब हम किसी नए पौधे को उसके रूट स्टम या लीव्स से लगाते हैं तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो हम बीज से पौधा लगाएं, एक उसके किसी पार्ट से लगाएं। तो पार्ट से लगाने से एक तो वो अपने पेरेंट्स जैसा होगा, द पेरेंटल कैरेक्टर्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। जिस पौधे का वो पार्ट होगा ना उस जैसा ही उगेगा नया पौधा। एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज रैपिड, जल्दी उगते हैं ऐसे पौधे, इजीली एंड चीप मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सीड से उगाने में टाइम लगता है, ज़्यादा उसको डेवलपमेंट में हेल्प करनी पड़ेगी, उसको अच्छी खाद देनी पड़ेगी, लेकिन इसको ये जल्दी उगता है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ये ज़्यादा चीप, सस्ता पड़ता है। द सीडलेस प्लांट कैन बी प्रोपेगेट, जिस ऐसे पौधे भी हैं जिनके सीड नहीं होते, जिनके फलों में बीज नहीं होते, तो वो भी आसानी से इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाए जा सकते हैं। तो आपको इसके 3 या 4 कैरेक्टर लिखने हैं, इसमें 6 दे रखे हैं। द नंबर ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट यील्डिंग, इससे ज़्यादा मात्रा में ऑर्नामेंटल प्लांट उगाए जा सकते हैं। फ्रूट यील्डिंग मीन्स जो फ्रूट दें, ऐसे पौधे उगाए जा सकते हैं जो ज़्यादा मात्रा में फ्रूट दें। द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इज मेंटेन्ड ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस तरीके से हम एक स्पीसीज को बचाए रख सकते हैं कि उसको बार बार उसके पत्तों से, जैसे ब्रायोफाइलम है वो पत्ते से उगता है, उसके पत्ते जो मार्जिन, उसके जो किनारे होते हैं ना, उस पर बर्ड्स होती हैं। जैसे उसका पत्ता ऐसे सोयल में गिर जाता है और उसे एक प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है ना, जैसा टेम्परेचर उसे चाहिए, जैसा पानी चाहिए, तो वो उग जाता है। इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी, स्पीसीज की कंटिन्यूटी होती रहती है ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो लेसन 9 में से है, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करी। लेसन 9 अब की बार जो पेपर है उसमें नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, बाय विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, वेयर इज द फूड ट्रांसलोकेटेड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। और करके क्वेश्चन है कि कैसे फूड इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसलोकेशन मीन्स फूड प्लांट में कैसे मूव करता है। आपको पता है लीव्स बनाते हैं पौधे में, खाना कौन बनाता है? लीव्स। इन प्लांट्स फूड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय लीव्स। फूड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय फ्लोएम टिश्यू। आपको पता है जाइलम पानी लेके जाता है और फ्लोएम क्या लेके जाता है? फूड। फूड का ट्रांसफ़र कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी मोलिक्यूल। और उसके लिए एनर्जी कौन देता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मोलिक्यूल। 9th में पढ़ा था आपने। द फूड लाइक सुक्रोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। लीव्स में खाना बनता है, प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इन ट्रांसपोर्टेड टू द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। और फिर उसके कहाँ भेज दिया जाता है? फ्लोएम की सीव ट्यूब में। वाटर एंटर इनटू द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम फ्रॉम द लीव्स। और साथ में वाटर भी भेजा जाता है इनटू द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम फ्रॉम द लीव्स। एक तो खाना भेजती है, साथ में पानी। एज ए रिजल्ट वहाँ क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट द ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज इन द सीव ट्यूब। प्रेशर बढ़ जाता है, ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज इन द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। ड्यू टू हाई प्रेशर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड टू द लो प्रेशर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जहाँ पर लो प्रेशर होगा ना, जहाँ पर, वहाँ पर फिर वो उस खाने को भेज देगा। इन दिस वे फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। प्लांट में इस तरह से खाना ट्रांसफ़र होता है। और करके क्वेश्चन है ये आपका, और करके क्वेश्चन है हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड होती है। या फिर 4 मार्क्स का ये था। सेकंड है वाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बता रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मीन्स जैसे रेस्पिरेशन हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब ड्यूरिंग इनहेलेशन भी लिख सकते हो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर रिच इन ऑक्सीजन एंटर इन आवर लंग्स। तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन रिच एयर अंदर चली जाती है। द एल्वोली ऑफ लंग्स आर सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल। जो लंग्स में
हमारे जो फेफड़े हैं उसमें एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वो क्या बोलते हैं, एल्वोली। वहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड। फिर वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, लंग्स में से उस ब्लड में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल में क्या बह रहा है, ब्लड। एंड कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो ऑक्सीजन के अपने साथ कंबाइन कर लेता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, फिर वहाँ से ऑक्सीजन टिश्यूज की तरफ चली जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इनटू द टिश्यूज एज दे आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। उन टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसलिए ब्लड ने उन्हें उस ऑक्सीजन को कहाँ भेज दिया, उन टिश्यूज में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। इस तरह से ऑक्सीजन मूव करती है, पहले नाक के द्वारा फेफड़ों में जाती है, लंग्स में, और लंग्स से एल्वोली में वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको कैरी कर लेते हैं। उस ब्लड से हीमोग्लोबिन के थ्रू वो कहाँ जाते हैं, उन टिश्यूज में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। अब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर इन द टिश्यू। जब टिश्यूज में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, देन इट डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, तो वहाँ से वो ब्लड में भेज दी जाती है। फिर ब्लड कैरी करता है, उसे कहाँ भेजता है, लंग्स में। ब्लड के थ्रू वो कहाँ चली जाती है, लंग्स में। CO2 फ्रॉम लंग्स एंटर इनटू ट्रेचिया एंड एक्सपेल्ड, फिर लंग्स से वो ट्रेचिया में आती है और एक्सपेल्ड आउट थ्रू नोस्ट्रिल, नाक के द्वारा बाहर भेज दी जाती है। एक्सपेल्ड मीन्स बाहर भेजना, थ्रू नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मीन्स नाक। सेकेंड पार्ट है इसका। क्वेश्चन था वाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कि जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं पानी पर रहने वाले जानवरों के मुकाबले उन्हें ऑक्सीजन आसानी से क्यों मिल जाती है। जो ज़मीन पर रहते हैं वे एटमॉस्फेयर में से सांस लेते हैं, लेकिन जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है ना वो लेनी पड़ती है, और पानी में जो सोल्यूबल फॉर्म में जो ऑक्सीजन जाती है वो कम मात्रा में होती है। अब यही लिखो, द एक्वेटिक एनिमल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। वो क्या करते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर इज वेरी लेस, और जो अमाउंट है ना वाटर का, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है जो पानी में घुला हुआ है वो बहुत कम होता है। हैंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। अब पानी में ऑक्सीजन पहले ही कम है क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में कम होती है ऑक्सीजन, तो वो उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तेज़ी से सांस लेना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते ना, हर एक को ज़रूरत है ऑक्सीजन की। ऑन द अदर हैंड द टेरेस्ट्राइल एनिमल, जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, हवा से सीधा ऑक्सीजन ले सकते हैं। और तुम्हें पता है हवा में 21% ऑक्सीजन है, तो एयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एयर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है। पानी में तो बहुत कम है लेकिन एयर में बहुत सारी है। हैंस टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अब उन्हें जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो इजीली ले लेते हैं। इसीलिए द रेट ऑफ रेस्पिरेशन में सांस लेने का रेट, कितने सेकंड में कितनी बार सांस लेना, इन टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म इज लेस, वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, इतनी तेजी नहीं दिखाते जितना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, एज कम्पेयर टू द एक्वेटिक एनिमल। अगर हम कंपेयर करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्राइल एनिमल, तो जो टेरेस्ट्राइल एनिमल है, ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, वो तेज़ी से सांस लेते हैं, ज़मीन वाले धीरे धीरे, उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है किसके मुकाबले, पानी में रहने वालों के मुकाबले, क्योंकि जो पानी में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये सारा आप इसका बायोलॉजी का पार्ट लर्न कर लेना।